सर मुख्यमंत्री जो हैं करनाल से उपचुनाव लड़ने, तो उनको चुनाव ना लड़ने को लेकर याचिका लगाई गई है, उसको कैसे देखते हैं? क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? एक पॉलिटिकल वे में देखो बहुत कम समय बचा है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक एक साल तक भी सीट खाली पड़ी रही, चुनाव नहीं हुआ। जैसे सांसद रतन लाल कटारिया का था, इससे पहले जसविंदर सिंह जी एमएलए होते थे, उनका था। तो मैं नहीं समझता वो इसकी ज़रूरत थी, ना तो रिजाइन की ज़रूरत थी मनोहर लाल जी को। उन्होंने पता नहीं जल्दबाजी में, गुस्से में कैसे रिजाइन कर दिया, और ना चुनाव आयोग को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे 2 महीने का चुनाव है। पब्लिक पे भी और पार्टियों पे भी मुफ्त का खर्चा पड़ता है, तो 2 महीने के लिए चुनाव कराने की मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन सर, जिस तरीके से अब वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, यदि 6 महीने तक वो एक्सटेंड करते भी हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि 6 महीने तक वो पद पर बने रहेंगे, तो 6 महीने के उपरांत भी 2 महीने शेष रहते हैं। तो उसमें जब मंत्रिमंडल, जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मंत्रिपरिषद जो सीज हो जाएगा। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी इस्तीफे की। अगर इस्तीफा दिया तो 1 महीना पहले चुनाव करा लो। डेट्स जो डिक्लेयर हो चुके लोकसभा की, तो कांग्रेस कब तक कर सकती है? कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की 3-4 मीटिंग हो चुकी है, और उसके पैनल बनाकर जो हमारी राष्ट्रीय समिति है उसको भेज दिया गया। जल्दी ही मेरे ख्याल हमारे प्रभारी ने भी और प्रधान जी ने भी कहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो क्या वजह है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे हम कुमारी शैलजा का जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, ये अपने नाम जो है वो लोकसभा में जो है वो उन्होंने आवेदन तक नहीं किया कि वो उम्मीदवार के तौर पर आवेदन जो करना था। अब क्या स्थिति, आखिर कांग्रेस के ये दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे भी, नहीं उतरेंगे, क्या स्थिति क्या है? देखिए, दिग्गज नेता जो भी होते हैं उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं होती, और दिग्गज नेता ने किसी ने भी, जिनका भी नाम लिया आपने, ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँ, या शैलजा जी ने भी यही कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एमएलए लड़ूँ, बाकी पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा वो। और दीपेंद्र जी अपने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की हुई है, तो सारे हमारे जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव। कुरुक्षेत्र की स्थिति सर कैसे देखते हैं आप? किस तरह का दावा है सर? नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल जो है बीजेपी की हार तो पहले से ही बीजेपी ने मान ली, क्योंकि उनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। और जिस उम्मीदवार के ऊपर वो इतने आरोप लगाते थे कि ये तो कोड़ा चोर है, कोड़ा खा गए, और 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उसको पार्टी ज्वाइन करी और फिर टिकट दे दी, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई उम्मीदवार कुरुक्षेत्र में था। और ना केवल कुरुक्षेत्र में, आपने हिसार में देख लो ना, हिसार में इतनी जल्दबाजी की कि कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए जब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे देता, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। और इस्तीफा लिया नहीं, उसको पार्टी ज्वाइन कर दी। अब स्पीकर वो चाहिए कि उसको अनसीटेड करे। अभय चौटाला कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, इस तरीके का दावा जो है वो अभय चौटाला का। हर पार्टी अपने बारे में कहती है, दूसरे के बारे में यही कहती है कि हम जीतेंगे, दूसरे की जमानत जब्त करा देंगे, परंतु ये फैसला तो जब 4 जून की गिनती होगी तब पता लगेगा कौन किसकी जमानत जब्त करेगा। सर, आईटी की ओर से 1700 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को दिया गया, कैसे देखते हैं बैंक? ये एक प्रजातंत्र में ना एक बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। अभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव ही न लड़ पाए, पहले उनके खाते सील कर दो, फिर उसको चुनाव जो सिर पे हो उस पर नोटिस दे दो, तो इस प्रकार की परंपराएं बहुत गलत। ठीक है।